वो हमारे यहाँ कुछ बाबा रहमते होते हैं जिनको आप एक झगड़ा तय करवाने के लिए बुलाएं तो वो दो नए झगड़े पैदा करके जाते हैं। एक सादा सा आईनी मसला था। अब तक जितने आईनी मसले खड़े हुए हैं उनमें से जो आसान आईनी मसले थे उनमें से ये एक था। अदालत आलिया ने यह तशरीह करनी थी कि तारीख किसने देनी है, और काफ़ी हद तक वो वाज़े जो तहरीर है वो वाज़े है और कोई लंबा काम नहीं था, और सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला जा भी रहे थे। हाई कोर्ट में ये मामला पहले मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट के बाद मामला जाता और वो तशरीह कर देते, मसला ख़त्म हो जाता। लेकिन वहाँ से दूसरा मसला, जैसे आपने कहा, एक नया मसला खड़ा हो गया, और नया तो नहीं है वो मसला तो कई साल से चल रहा है और वो कोर्ट के अंदर भी कई साल से चल रहा है। लीगल फ्रेटर्निटी भी उसको डिबेट कर रही है, पॉलिटिशियंस भी उस पर चिल्ला रहे हैं। वो है बेंच फिक्सिंग का मसला। यानी चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान में खुद को अख्तियार दे दिया है कि वो बग़ैर किसी असूल के खुद ही बेंच फिक्स, ठीक है, अख्तियार अपने आप को दे दें, लेकिन उस अख्तियार को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे ये उनके साथी जजेस बार बार कहते रहे हैं, उनको याद दिलाते रहे हैं कि हमें इसके बारे में कोई असूल और ज़वाबित तय करने चाहिए। किसी चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनके पास एक तरह का अख्तियार आ जाता है, और बहुत से दीगर अख्तियार भी चीफ जस्टिस साहिबान ने अपने पास, मसलन सुओ मोटो का, वो कहते हैं कोई दूसरा जज नहीं ले सकता। जस्टिस गुलजार के दौर से शुरू हुआ, सुओ मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस लेंगे, जजों की तैनाती का अख्तियार। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वज़ीर आज़म जो एग्जेक्टिव का हेड है और एग्जेक्टिव के बेशुमार अख्तियारात उसकी ज़ात में उसके ओहदे की वजह से 22 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा है, उसके पर काट दिए कि आप खुद से कोई फैसला कर ही नहीं सकते। जब तक कि पूरी काबीना फैसला ना करे आपके फैसले की कोई हैसियत नहीं है। अब ये मसला तो खड़ा होना था, जैसे आपने इसका बैकग्राउंड बता दिया। वो जो बैकग्राउंड है कि आपने दो मुतनाज़िया जजों को डाला। एक जज साहब के आज ही पाकिस्तान की 5 बार काउंसिल्स ने उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं इनके खिलाफ। उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया, उन्होंने करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया, टेपों की भी बात आई। दूसरे जज साहब के बारे में एक सियासी जमात चिल्ला रही है, एक से ज़्यादा सियासी जमातें चिल्ला रही है कि हमारा जो भी केस होता है ये जज साहब इसमें क्यों मौजूद होते हैं, ख़ास तरह का बेंच क्यों बनता है। फिर दो सीनियर तरीन जो जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, काजी फायज ईसा और सरदार तारिक मसूद, उनको शामिल नहीं किया गया। भाई उनको आप शामिल क्यों नहीं कर रहे कि इतना बड़ा आईनी मामला है। या तो आप सीनियर मोस्ट जजों की 5-7 सीटों की आप बेंच बना दें, कोई इतराज़ नहीं करेगा, या फिर आप जैसे सब तकाजा कर रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि हम सब मुतालबा करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप को भी रिफॉर्म करे। ये आईनी मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट का, जिस तरीके से वो अपने आप को लेकर चलते हैं उसका मामला है। शायद इसके लिए आईनी तरमीम भी करना पड़े, इसके अलावा शायद कोई हल भी ना हो, लेकिन अब इसमें तब्दीली नागुज़ीर है सर। लेकिन जो हमारा आईनी मामला वहां गया उसका कोई हल निकलेगा, इसका बता दे, वो हल हो जाएगा या हम उनके हाउस पे चले जाएं कि वो ऑर्डर में है या नहीं है? मेरे ख्याल में उसमें कोई बहुत मसला नहीं है। आइन वाज़े तौर पर कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, उसमें कोई इबाहम नहीं है। अब सिर्फ ये तय करना है कि किसने तारीख देनी थी। मेरी नज़र में वो भी वाज़े है, लेकिन अगर ये सदर की तरफ मामला लेकर गए, अब मामला ये है कि अगर आइन को छोड़कर इन्होंने एक नई आइनी तशरीह निकाल दी, नया आइन लिख दिया और सदर साहब को अख्तियार दे दिया सिर्फ इलेक्शन के कानून के तहत जो आइनी नहीं है। देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 की 57 की क्लास को उठा के उन्होंने सदर को एक नया अख्तियार दे दिया, तो फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा।